हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री सॉल्यूशन चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है सोल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, जो चीज आपको पढ़ना है। गिवन अमाउंट ऑफ लिक्विड में आपको कोई भी लिक्विड दिया जाएगा, उसमें कितना ज्यादा गैस सोल्यूबल होती है, ये चीज की स्टडी करते हैं। जैसे अगर आपको कोई भी लिक्विड दिया जाता है, ठीक है, उस लिक्विड के अंदर कोई भी गैस अगर आप सोल्यूबल करना चाह रहे हैं तो वो गैस कितना ज्यादा इसके अंदर सोल्यूबल होगी वो डिपेंड करता है स्टूडेंट, ये सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये सारे फैक्टर के बारे में हम लोग समझते हैं, तभी हम लोग समझ पाएंगे कि कितनी ज्यादा गैस किसी भी सॉल्वेंट में सोल्यूबल होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो वन बाय वन हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेचर ऑफ द गैस। गैस की जो सोल्युबिलिटी होती है लिक्विड में, वो नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड करती है कि गैस का नेचर क्या हो सकता है। देखो स्टूडेंट, गैसेस दो टाइप की होती हैं। एक टाइप की जो गैस होती है उसको हम लोग पोलर बोलते हैं, दूसरे टाइप की गैस को हम लोग नॉन पोलर बोलते हैं। तो पोलर गैस का कोई एग्जांपल आप देख लो, जैसे यहाँ पे है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जिसका फॉर्मूला होता है HCl। देखो स्टूडेंट, बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड ये गैस के फॉर्म में भी आता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में भी आता है। तो यहाँ पे हम लोग गैस की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ये स्टूडेंट कैसी होती है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस? ये होती है पोलर इन नेचर। पोलर इन नेचर। ये पोलर गैस क्यों है? क्योंकि इसमें जो दोनों एलिमेंट है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। मतलब इनमें जो ब्रेकिंग होगी HCl के बीच का जो बॉन्ड है, ठीक है, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है, इसके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। इस बेसिस पे आप कह सकते हो कि हाइड्रोजन क्लोराइड एक पोलर गैस होती है। ठीक है स्टूडेंट, और दूसरा हम लोग लेते हैं नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस, अब आप देख रहे हो कि नाइट्रोजन गैस जो है वो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल से बनी है। इसमें जो दोनों एटम है वो नाइट्रोजन के ही है, मतलब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, जिसकी वजह से ये नॉन पोलर इन नेचर होगी। इसमें कोई पोलैरिटी जनरेट नहीं होगी, क्योंकि पोलैरिटी तभी आती है इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग से पोलैरिटी आती है। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा था, क्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेनिंग कैपेसिटी रखता है, तो ये क्या करेगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन से ये गेन कर लेता है। अगर ये हाइड्रोजन से गेन कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, जिससे इसके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, और ये लूज कर रहा है इसलिए इसके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, बट नाइट्रोजन के केस में क्या होगा स्टूडेंट, नाइट्रोजन के जो ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्मेशन देता है ये नाइट्रोजन जो गैस होती है, इसमें दोनों एटम सेम है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कोई लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इस बेसिस पे आप नहीं बोल सकते कि इसमें पोलैरिटी आएगी। ये नॉन पोलर गैस होती है। नाइट्रोजन कैसी है? नॉन पोलर गैस, नॉन पोलर इन नेचर। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमने दो गैसें ले लिया है, नेचर ऑफ गैस के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें गैस का दो नेचर लिया है, एक नेचर है पोलर नेचर और दूसरी गैस जो हमने लिया है वो नॉन पोलर इन नेचर है। अब इन दोनों गैस को अगर हम लोग किसी सॉल्वेंट में सोल्यूबल करना चाहें, जैसे यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, सॉल्वेंट सेम ले रहे हैं। यहाँ पे हमने वाटर ले लिया, यहाँ पे भी हमने वाटर ले लिया, ये दोनों में हमने क्या लिया है, वाटर, H2O एंड H2O, ये वाटर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करें स्टूडेंट, HCl इसमें सोल्यूबल करना चाह रहे हैं और नाइट्रोजन गैस वाटर में सोल्यूबल करना। सॉल्वेंट सेम है बट गैस का नेचर डिफरेंट है, पोलर है नॉन पोलर। तो आप स्टूडेंट आप बताओ कि कौन सी गैस इस वाटर में ज्यादा सोल्यूबल होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा रूल है, जिसकी पोलैरिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा सोल्यूबल होती है। ठीक है, वाटर के अंदर जो ज्यादा पोलर है, इसमें पोलैरिटी आ रही है HCl गैस की, तो जो HCl गैस इस वाटर के अंदर होगी वो मोर सोल्यूबल होगी। सिंपल सा रूल है, आपने पढ़ा भी है। ठीक है, दोनों का नेचर सेम है, मतलब HCl गैस ये पोलर है, वाटर भी पोलर नहीं होता है, तो ये ज्यादा सोल्यूबल होगी। ये भी सोल्यूबल होगी, ऐसा नहीं है नाइट्रोजन गैस मतलब या ऑक्सीजन गैस जो ले लिया आपने पोलर नॉन पोलर इन नेचर का, वो भी सोल्यूबल होती है वाटर के अंदर। बट वो डिपेंड करता है स्टूडेंट कि पोल कितना इंड्यूस कर रहा है, जो भी पोलर मॉलिक्यूल है दूसरे पोलर मॉलिक्यूल में कितना चार्ज इंड्यूस कर दे रहा है, उस पर डिपेंड करती है। नहीं तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑक्सीजन गैस तो वाटर में सोल्यूबल होती है, ठीक है, आप कह रहे हैं कि नॉन पोलर ये वाटर सोल्यूबल नहीं है। नॉन पोलर भी वाटर सोल्यूबल होती है,
बट उसमें पोलैरिटी इंड्यूस की जाती है। कोई एक मॉलिक्यूल रहेगा, उसको दूसरे मॉलिक्यूल में पोलैरिटी को इंड्यूस करेगा। जैसे यहाँ पे H2O है, अगर H2O में आप ऑक्सीजन गैस आप डिसॉल्व करना चाह रहे हैं तो H2O क्या करेगा, ऑक्सीजन के अंदर पोलैरिटी को इंड्यूस करेगा। इसके प्रेजेंस से उसमें पोलैरिटी आएगी, जिससे लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गैस उसमें डिसॉल्व होगी, ठीक है। बट ऑक्सीजन कम होगी, अगर नॉन पोलर ऑक्सीजन तो नॉन पोलर होती है, ऑक्सीजन कम सोल्यूबल होगी एज कंपेयर टू द पोलर गैस, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा फंडा हो गया इसमें नेचर ऑफ द गैस पे। जो नेचर में ज्यादा पोलैरिटी होगी वो ज्यादा सोल्यूबल होगी, जिसमें पोलैरिटी कम है या नॉन पोलर है वो लेस सोल्यूबल होगी। एक फैक्टर ये हो गया। सेकंड फैक्टर हम लोग देखते हैं नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। अब हम लोग क्या करते हैं, सॉल्वेंट के नेचर पे देखते हैं कि कैसे अगर सॉल्वेंट को हम चेंज करते हैं तो गैस की सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई एक ही गैस ले रहे हैं, ठीक है, गैस इस बार सेम कर रहे हैं बट सॉल्वेंट हम लोग चेंज कर दे रहे हैं। HCl ले लिया, ठीक है, HCl ले लिया, यहाँ पे हमने सॉल्वेंट ले लिया H2O वाटर, और दूसरे में हमने सॉल्वेंट ले लिया कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। सॉल्वेंट इस बार चेंज है, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट जिसमें ये गैस डिसॉल्व होने वाली है, उन दोनों का नेचर हमने डिफरेंट डिफरेंट ले लिया। एक में H2O लिया, दूसरे में कार्बन टेट्राक्लोराइड लिया। तो स्टूडेंट आप देखो कि HCl का नेचर कैसा होता है, पोलर, और ये क्या है वाटर, ये भी पोलर है। तो पोलर पोलर में ज्यादा डिसॉल्व होगी। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपने 11th क्लास में पढ़ा है, लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक का केस वैसा ही होगा। अगर दोनों के नेचर सेम है तो सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी। सिमिलर नेचर के जो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट होंगे उसमें सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, मतलब HCl गैस मोर सोल्युबल इन वाटर एंड लेस सोल्युबल इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। इसमें ना के बराबर सोल्युबल होगी, बहुत कम सॉल्युबिलिटी होगी, और इसमें सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। लैक डिसॉल्व लाइक का कांसेप्ट है जब हम लोग HCl सेम ले रहे हैं। यहाँ पे गैस इस बार सेम ली जा रही है, सॉल्वेंट डिफरेंट डिफरेंट। इससे पहले वाले में क्या किया गया था, सॉल्वेंट सेम लिया गया था और गैस हमने डिफरेंट डिफरेंट लिया था। तो नेचर ऑफ द गैस एंड नेचर ऑफ द सॉल्वेंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर पे किस तरीके से डिपेंड करती है किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं किसी भी लिक्विड में कितना ज्यादा गैस सॉल्युबल होगी, उसका टेम्परेचर क्या इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का, ठीक है। तो आप देखो स्टूडेंट क्या करते हो, गैस यहाँ पे ध्यान देना है, गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जैसे कोई कंटेनर लिया, ठीक है, कोई कंटेनर, इसमें कोई गैस बाहर से आपने फिल किया, इस क्लोज कंटेनर कर दिया, और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, इसको हम लोग हीट कर रहे हैं। हीट करने पे होगा क्या, क्या ज्यादा गैस सोल्यूबल होगी इस वाटर के अंदर? इस वाटर के अंदर ज्यादा गैस सोल्यूबल नहीं होगी अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि क्या होता है, जो गैस इसके अंदर सोल्यूबल थी रूम टेम्परेचर पे या कम टेम्परेचर पे, तो जब आप हीट करेंगे इसको, इस सॉल्यूशन को, गैस और लिक्विड का जो सॉल्यूशन है इसको हम लोग अगर हीट करते हैं तो जो गैस होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो क्या करेगा, रैंडमली मूव करेगा, उसमें से गैस निकलना चाहेगी। तो अगर गैस निकल रही है तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड डिक्रीजेस, ठीक है। टेम्परेचर अगर आप बढ़ा रहे हो तो जो गैस है वो कम सोल्यूबल होगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और वो क्या, गैस निकलना चाहेगी। जबकि सॉलिड के केस में उल्टा होता है। देखो सॉलिड इन लिक्विड जब हम लोग करते हैं, सॉलिड को लिक्विड में जब डिसॉल्व करते हैं तो आप देखते होंगे कि ज्यादा सोल्यूबल होता है सॉलिड टेम्परेचर बढ़ाने पे। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ज्यादा सॉलिड लिक्विड के अंदर घुल जाता है, क्योंकि वो सॉलिड सब्सटेंस है, उसका नेचर अलग है। बट गैस के केस में गैस रैंडमली मूव करती है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो गैस जो होती है वो कम सोल्यूबल होगी। फॉर एग्जांपल देखो टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट आप देख लो, एक सिंपल से एग्जांपल से इसको आप समझ लो। जैसे आप क्या कर रहे हो कि एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले रहे हो, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक आप लेने गए, तो कोल्ड ड्रिंक के केस में आप क्या करेंगे कि देखते होगे कि जो कोल्ड ड्रिंक आपको मिलती है उसका टेम्परेचर कम होता है, उसको हम लोग फ्रीज करते हैं। फ्रीज इसलिए करते हैं कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व है और उसमें हाई प्रेशर भी होता है, ठीक है, प्रेशर, उसको प्रेशराइज करते हैं। जब हम लोग प्रेशर रिलीज कर देते हैं या रूम टेम्परेचर पे लाते हैं तो उसमें से गैस क्या होती है, निकल जाती है। प्रेशर कम करने पे क्या होगी, गैस की सॉल्युबिलिटी
कम होगी, प्रेशर रिलीज किया सॉल्युबिलिटी कम होगी, मतलब गैस निकलने लगी, आवाज के साथ गैस निकलती है जब आप उस बॉटल की कैप को ओपन करते हो, ठीक है। तो इसका मतलब प्रेशर कम करने पे सॉल्युबिलिटी भी कम होती है, ठीक है। और टेम्परेचर बाहर का ज्यादा हो रहा है, पहले तो फ्रिज में टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है तब भी गैस उसमें से निकल रही है या सॉल्युबिलिटी कम होती है। तो बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, इन दोनों केस में ध्यान देना। आपने 9th क्लास में इस चीज को पढ़ा है कि गैस है, अगर गैस का केस है तो टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है स्टूडेंट, ये देख लो। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, increasing the temperature, on increasing the temperature, the solubility of a gas, solubility of a gas, of a gas in liquid decreases। टेम्परेचर अगर आप बढ़ा रहे हो तो गैस निकलेगी, उसमें वाटर में ज्यादा सोल्यूबल नहीं होगी, ठीक है, गैस भाग जाएगी उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो जो गैस होगी लिक्विड में कम सोल्यूबल होगी, सोल्युबिलिटी उसकी कम हो जाएगी। ऐसे ही अगर आप टेम्परेचर डाउन कर देते हैं, कम कर देते हैं तो गैस ज्यादा सोल्यूबल हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग टेम्परेचर डाउन करते हैं ताकि वो जो गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है कोल्ड ड्रिंक के अंदर वो ज़्यादा सोल्यूबल हो सके। तो हम लोग टेम्परेचर डिक्रीज जब करेंगे तो सोल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। ऐसे ही प्रेशर का केस है स्ट्रेट, प्रेशर में आपने देखा है जब बॉटल को, जो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है उसको सील करते हैं तो उसमें हाई प्रेशर लगाते हैं ताकि ज़्यादा गैस सोल्यूबल है। आप जान ही रहे हो कि सोल्युबिलिटी अगर बढ़ाना है, जैसे यहाँ पे हमने गैस लिया, ठीक है, तो गैस लिया और ये पिस्टन से अगर हम लोग इसको प्रेशराइज कर रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं तो प्रेशराइज करने पे आप देखोगे कि जो गैस होगी वो और पास पास में आ जाएगी। जब इस पिस्टन को हम लोग ऐसे प्रेस करते हैं तो जो गैस के पार्टिकल रैंडमली मूव कर रहे हैं तो पार्टिकल क्लोज आते हैं और ज्यादा डिजॉल्व होना चाहिए। तो प्रेशर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी क्योंकि पार्टिकल पास पास आएंगे और वो सोल्यूबल हो जाएंगे। बट अगर हम लोग प्रेशर रिलीज कर देते हैं, जैसे हम लोग प्रेशर रिलीज करते हैं कोल्ड ड्रिंक के केस में, कैप को ओपन करते हैं तो गैस उसमें से निकल जाती है, मतलब सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। तो यही प्रेशर का इफेक्ट आपको डिटेल में पढ़ना है यहाँ पे हिंदी का के टर्म में कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड क्या होगा। तो आप देख रहे हो कि प्रेशर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है और प्रेशर कम करने पे सॉल्युबिलिटी कम हो रही है। तो आप एक पॉइंट इसमें लिख लो, ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर solubility of a gas in liquid increases, ठीक है। अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो ज्यादा गैस सोल्यूबल होगी, सिंपल सा पॉइंट है। तो प्रेशर का जो ये सोल्यूबल होने का जो कॉन्सेप्ट है ये हेनरी लॉ के टर्म में हमको पढ़ना है, तो वही स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पढ़ा अभी कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन अ सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड, ठीक है। गैस इन लिक्विड में प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, बड़ा सिंपल सा टर्म हमने पढ़ा कि ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हो तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर रही है, ये कॉन्सेप्ट बताया है हेनरीज ने। तो इसलिए हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट हेनरीज लॉ। तो यहाँ पे देखो लिखा गया है, इट टेल्स अस अबाउट द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी। हेनरी ने बताया कि प्रेशर का इफेक्ट कैसे होता है सॉल्युबिलिटी पे। तो इसका स्टेटमेंट क्या है, द लॉ स्टेट्स दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर को आपको कांस्टेंट करना है। आप जानते हो कि टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, टेम्परेचर कम ज्यादा करने से सॉल्युबिलिटी भी चेंज होती है। तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है और हम लोग को क्या करना है, प्रेशर के टर्म में पढ़ना है सॉल्युबिलिटी को। द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एट व्हिच इट इज डिसॉल्व्ड। मतलब ये कहना चाह रहा है
कि ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस एंड प्रेशर ऑफ द गैस, जो गैस में हम प्रेशराइज कर रहे हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी। किसके प्रोपोर्शनल होता है? सॉल्युबिलिटी। यही है हेनरी लॉ का कॉन्सेप्ट, solubility of a gas in a liquid at a given temperature। यहाँ पे आप लिख सकते हो within the bracket at a constant temperature, ठीक है। solubility given of a gas in a given liquid at a given temperature is directly proportional to the pressure। solubility directly proportional है pressure के। if you use the mole fraction of a gas in a solution as a measure of its solubility, अगर हम लोग solubility को, जो solubility हो रही है, soluble हो रहा है जितना भी गैस, उसको हम लोग मोल फ्रैक्शन के टर्म में देखें तो क्या देखेंगे? तो अगर हम लोग इसको मोल फ्रैक्शन के टर्म में देखें तो आप देख सकते हो कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन हो जाएगा, क्योंकि अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं कि solubility को मोल फ्रैक्शन के टर्म में पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम लोग काई से, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन होगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन को हम लोग सॉल्युबिलिटी के टर्म में देखते हैं, तो सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन के टर्म में देख रहे हैं। तो प्रेशर अगर सॉल्युबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो प्रेशर मोल फ्रैक्शन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और यहाँ पे हमने एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाया जिसको हम लोग बोलते हैं KH, दैट इज हेनरीज कांस्टेंट। हेनरीज लॉ कांस्टेंट है KH, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा फंडा था ये हेनरी लॉ का, बस यही आपको याद रखना है। प्रेशर बढ़ने पे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी, मतलब प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी एट अ कांस्टेंट टेंपरेचर, ठीक है। अगर हम लोग सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन के टर्म में देखते हैं तो हम लोग ये देखेंगे प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, और यहाँ पे हम लोग जो कांस्टेंट लगाते हैं वो है KH, हेनरीज लॉ कांस्टेंट, जिसको हेनरी ने बताया था, उन्हीं के नाम पे ये कांस्टेंट है। और KH जो होता है स्टूडेंट वो गैस पे डिपेंड करता है, ऐसा नहीं कि इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। अगर डिफरेंट गैस के लिए लेंगे KH की वैल्यू चेंज होगी, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। तो एक सिंपल सा है, इसको आप नोट करें। स्टूडेंट्स अभी हम लोगों ने पढ़ा कि पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। हमने ये देखा था कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। जब हम लोगों ने सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन के टर्म में पढ़ा तो पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, ये भी पॉइंट हमने पढ़ा। तो इसी बेस पे एनसीईआरटी में एक ग्राफ है, फिगर है 2.2, आप देखिएगा वहां पे ये बना हुआ है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl इन इट्स सॉल्यूशन इन साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन आपका सॉल्वेंट है, उसमें HCl गैस को डिसॉल्व किया जा रहा है, ये सोल्यूबल किया जा रहा है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी और ये प्रेशर यहाँ पे ये इंक्रीज कर रहा है। प्रेशर में क्या ग्राफ आता है तो वहां पे आप देखेंगे एक लीनियर ग्राफ आता है। लीनियर ग्राफ में आप ये देखेंगे कि जैसे ही मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो प्रेशर बढ़ने पे क्या होना चाहिए, मोल फ्रैक्शन भी बढ़ना चाहिए। तो आप देखेंगे राइट साइड आप मूव करेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मोल फ्रैक्शन इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। ये इतने मोल फ्रैक्शन पे प्रेशर कितना है, पार्शियल प्रेशर इतना है, ये भी प्रेशर इस साइड से इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि मोल फ्रैक्शन इंक्रीज कर गया और यहाँ पे प्रेशर भी इंक्रीज कर गया। अगर मोल फ्रैक्शन इंक्रीज कर रहा है, प्रेशर भी इंक्रीज कर रहा है, तो ये ग्राफ आप देखेंगे। तो इस बेसिस पे भी आप बोल सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन और सॉल्युबिलिटी ऑफ HCl गैस इन अ साइक्लोहेक्सेन सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये ग्राफ के बेसिस पे हम लोग इतना पॉइंट ये समझ सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं स्टूडेंट हेनरी लॉ कांस्टेंट के बारे में, KH की वैल्यू, इसकी वैल्यू के बारे में कुछ पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। KH इज द फंक्शन ऑफ द नेचर ऑफ द गैस। हमने पहले ही बताया आपको कि KH की जो वैल्यू होती है वो गैस के नेचर पे डिपेंड करती है। दैट डिफरेंट गैसेस हैव अ डिफरेंट KH वैल्यू। अगर आप डिफरेंट टाइप की गैस ले रहे हैं तो उसमें जो हेनरी लॉ कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू भी चेंज होगी, ठीक है। तो KH की वैल्यू कंप्लीटली डिपेंड करती है नेचर ऑफ द गैस पे कि कैसी गैस आप लोग ले रहे हैं। हायर द वैल्यू ऑफ KH, अगर KH की वैल्यू ज्यादा हो रही है, लोअर इज द सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी जिसको हम लोग मोल फ्रैक्शन के टर्म में पढ़ रहे हैं, तो सॉल्युबिलिटी की वैल्यू कम होगी एट अ कांस्टेंट प्रेशर, सॉरी यहाँ पे टेंपरेचर नहीं होगा, एट अ कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे, देखो आपने अभी जस्ट पढ़ा कि P KH इनटू मोल फ्रैक्शन, यही पढ़ा है आपने हेनरी लॉ कांस्टेंट में।
अगर हम लोग P को कांस्टेंट कर देते हैं स्टूडेंट, प्रेशर को कांस्टेंट कर देते हैं, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, देन KH ये डिवाइड में आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन मींस सॉल्युबिलिटी। अगर स्टूडेंट सॉल्युबिलिटी बढ़ती है तो KH की वैल्यू कम होगी, एक निगेटिव रिलेशन है। तो यहाँ पे यही पॉइंट है कि अगर KH की वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो सॉल्युबिलिटी की वैल्यू या मोल फ्रैक्शन की वैल्यू ये कम होगी। ये पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि हायर द वैल्यू ऑफ KH लोअर इज द सॉल्युबिलिटी एट अ कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर को अगर हम कांस्टेंट करते हैं उस केस में हम लोग देखेंगे KH की वैल्यू इंक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। और ये पॉइंट हमने पढ़ लिया कि नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड करती है KH की वैल्यू। यूनिट ऑफ KH, ठीक है, यूनिट ऑफ KH क्या होगा? तो यूनिट ऑफ KH आप कैसे निकाल सकते हैं? स्टूडेंट आपने पहले ही पढ़ा है इस चैप्टर में कि जो मोल फ्रैक्शन होता है वो यूनिट लेस होता है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो जो मोल फ्रैक्शन होता है वो यूनिट लेस होता है। तो जो KH की यूनिट होगी वो प्रेशर की यूनिट के इक्वल हो जाएगी। और आप जानते हैं प्रेशर की यूनिट क्या होती है? ATM होती है, टॉर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज हो जाएगी, यूनिट ऑफ KH इक्वल टू यूनिट ऑफ प्रेशर, और प्रेशर की यूनिट होती है ATM और टॉर। तो KH की यूनिट भी क्या हो जाएगी स्टूडेंट? ATM या टॉर हो जाएगी। अब आप लोग देखते हैं स्टूडेंट कि टेम्परेचर और हेनरी लॉ कांस्टेंट में क्या रिलेशन है, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो स्टूडेंट अभी हम लोग ने सबसे पहले पढ़ा कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मोल फ्रैक्शन मींस सॉल्युबिलिटी, यहाँ पे आप समझो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे आपने लगाया था एक कांस्टेंट, हेनरी लॉ कांस्टेंट। तो यहाँ पे अगर हमने प्रेशर कांस्टेंट रखा था उस केस में हमने देखा था कि प्रेशर कांस्टेंट रखने पर जो हेनरी लॉ कांस्टेंट है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी के। मतलब अगर KH की वैल्यू बढ़ेगी तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, ये अभी हमने जस्ट पढ़ा। तो आप देखो कि प्रेशर आप बढ़ाते हो तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। प्रेशर कम करते हो तो सॉल्युबिलिटी कम होती है। प्रेशर अगर आप कम करते हो तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है? कम होती है। और KH में ये रिलेशन आपने पढ़ा, तो KH देखो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, ये आपने पढ़ा है यहाँ पे। तो मतलब प्रेशर और सॉल्युबिलिटी में यही तो रिलेशन हो गया कि KH अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये सॉल्युबिलिटी कम हो रही है, और जो सॉल्युबिलिटी P पे डिपेंड करती है इसका मतलब टेम्परेचर की क्या होगी? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। जैसा आपने कोल्ड ड्रिंक वाले बॉटल के बेसिस पे आप समझ सकते हो कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो गैस निकलने लगती है, कम सोल्यूबल होगी। तो प्रेशर और KH में कैसा रिलेशन हो गया? एक टाइप से प्रेशर और KH में एक नेगेटिव रिलेशन हो गया, इसको आप प्रेशर में भी ले सकते हो। KH इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, अगर प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करके मैंने बता दिया, बट इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। आप सीधा सीधा देखो कि अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? कम होगी ना। तो प्रेशर और KH में ये रिलेशन है, एक नेगेटिव रिलेशन है, तो टेम्परेचर और KH में एक पॉजिटिव रिलेशन होगा, मतलब KH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आप कोई भी एग्जांपल आप लेकर के इसको समझ सकते हैं। जब यहाँ पे ऐसा हो गया टेम्परेचर बढ़ाने पर KH की वैल्यू भी बढ़ती है, ठीक है। तो KH इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ये होता है सॉल्युबिलिटी, तो T क्या हो जाएगा? सॉल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। उस केस में आप समझ सकते हो कि अगर ऐसा होता है इट मींस दैट सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इंक्रीजेस विद डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर डाउन करते हो तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है, यही इसका सिंपल सा मतलब है। आप इसको 9th क्लास में पढ़ लिया है, और यहाँ पे भी इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड करके समझने की जरूरत नहीं है सारी चीजों को। बस आप ये पॉइंट देखो कि KH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और टेम्परेचर अगर KH को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया तो टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि KH और सॉल्युबिलिटी में आपने एक रिलेशन निकाल रखा है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर टेम्परेचर आप डिक्रीज करते हो तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इंक्रीज करेगा। यही वजह है, ड्यू टू अबव रीजन ऑक्सीजन डिसॉल्व मोर इन कोल्ड वाटर। जहाँ पे ठंडा रहेगा वहाँ पे ज्यादा ऑक्सीजन गैस सोल्यूबल रहेगी, क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है एज कंपेयर टू द वार्म वाटर, ठीक है स्टूडेंट।
एंड एक्वाटिक स्पीशीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन वार्म वाटर। यही वजह है कि एक्वाटिक स्पीशीज पानी में रहने वाले जो स्पीशीज होते हैं वो कोल्ड वाटर में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। क्यों? क्योंकि कोल्ड वाटर में ज़्यादा ऑक्सीजन गैस सोल्यूबल है और ज़्यादा कंसंट्रेशन में ऑक्सीजन गैस है, ज़्यादा ऑक्सीजन गैस हम लोग को मिलेगी क्योंकि कोल्ड में ऑक्सीजन गैस ज़्यादा सोल्यूबल होगी। ठीक है, अगर ऑक्सीजन गैस ज़्यादा लेंगे तो उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। एक सिंपल सा छोटा सा रीजन बता दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट इसके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं स्टूडेंट एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। हेनरी लॉ का जो एप्लीकेशन है वो क्या है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन अ सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा वाटर, द बॉटल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। आप जानते हो कि जो आपके पास सोडा वाटर होता है या कोल्ड ड्रिंक होती है उनमें क्या करते हैं हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिल करते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ज़्यादा प्रेशराइज किया जाता है, प्रेशर करके उसको सील किया जाता है। बॉटल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस सोल्यूबल हो और सोल्युबिलिटी कब इंक्रीज करेंगे, आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं। तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप देख सकते हो जनरल एग्जांपल में, जो सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा वाटर बोतल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हाई प्रेशर पे सोल्यूबल होती है। नेक्स्ट ये है, एट अ हायर एल्टीट्यूड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन दैट अ ग्राउंड लेवल। अगर हम लोग ग्राउंड लेवल की बात करें जहाँ पे हम लोग हैं वहाँ पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे, हायर एल्टीट्यूड पे वहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत कम है। ठीक है, दिस लीड टू लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। जब ऊपर क्या होता है, जब क्लाइंबर चढ़ते हैं माउंटेन पे तो उस केस में देखा होगा आपने कि वो एक ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो यहाँ पे तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन है ज़्यादा, कोई दिक्कत नहीं हो रही, पर जैसे जैसे हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होने लगती है। और जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होने लगती है तो उसमें क्या होता है कि आपको जो प्रॉपर ऑक्सीजन चाहिए वो नहीं मिल पाता है। लो ब्लड ऑक्सीजन क्लाइंबर टू बिकम वीक एंड अनेबल टू थिंक। तो जब कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की कम मिलेगी, ऑक्सीजन हमको कम मिलेगा तो हम बहुत वीक फील करेंगे और हमारी जो सोचने की सलाहियत है वो कम हो जाएगी, अनेबल टू थिंक क्लियरली। और इस टाइप के जब सिम्टम्स आपको दिखेंगे उस टाइप की कंडीशन को हम लोग एनॉक्सिया बोलते हैं। ये कभी कभी पूछा जाता है, पूछा भी गया बोर्ड में, एनॉक्सिया क्या है। एनॉक्सिया का मतलब होता है कि ऑक्सीजन की डिफिशियंसी से जो वीकनेस या सोचने के की जो थिंकिंग एबिलिटी है वो कम हो जाती है, तो इसी को हम लोग एनॉक्सिया बोलते हैं। इस सिम्टम्स को, इस डिजीज को हम लोग एनॉक्सिया बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ हेनरी का बहुत सिंपल से 2 एप्लीकेशन यहाँ पे लिखे गए, इसको आप लोग नोट भी कर लेना और आप लोग साथ में पढ़ते चलो। होमवर्क बहुत से बच्चों ने दिखाया नहीं है तो वो आप लोग कंप्लीट करके मेरे नंबर पे सेंड कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।